अभिनंदन अभिनंदन। मैं विकसित शुक्ला, जीडी गोयनका स्कूल सेक्टर 10 गुरुग्राम की कक्षा 10वीं की छात्रा आज यहाँ अपने सभी मित्र गणों एवं अतिथि गणों के साथ हिंदी दिवस की संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अपनी संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आदरणीय अतिथि गणों का परिचय करवाते हैं। यादों का है विशाल आकार, संजो रखा है एक परिवार, एक माला के मोती हैं सब, शिक्षा के मंदिर के ज्योति हैं सब। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय रीना पंत मैम, हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मैम हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं और वहाँ के बहुप्रख्यात लोखंडवाला स्कूल में कार्यरत हैं। मैम ने हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की कहानियों को जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल की है और हर शुक्रवार देश विदेश के लेखक उनके साथ कथा समय में सम्मिलित होते हैं। मदद के बाद मिलती है सुखद अनुभूति। इसी को चरितार्थ करते हुए मैम आइए रोइए नाम से परामर्श सत्र भी चलाती हैं और बच्चों को लगातार बोलती हैं, मैं आपके साथ हूँ। हमारी मैम समाज कार्य में भी अत्यधिक सक्रिय हैं, फिर चाहे भारत के दूर दराज इलाके में लेखन सामग्री पहुंचवाना हो या फिर वृक्षारोपण, मैम दोनों किरदारों को बखूबी निभा रही हैं। मैम के अनुसार नए भारत की ओर बढ़ते समय महिलाओं को स्वयं सिद्ध होना आवश्यक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमती सविता इंद्र गुप्ता जी मनोविज्ञान में स्नातक तथा बीएड तक की शिक्षा रखती हैं। बहु प्रतिभा की भागी श्रीमती सविता जी की कृतियां, लघु कथाएं, आलेख और समीक्षाएं विभिन्न रूपों में प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में वह लघु कथा विद्या के लेखन अध्ययन पर पूर्णतः केंद्रित हैं। श्रीमती सविता जी गुरुग्राम में कार्यतः शब्द शक्ति साहित्यिक संस्था द्वारा शब्द शक्ति सम्मान से भी सम्मानित हैं। दिशा प्रकाशन में श्रेष्ठ लेखन के लिए दिशा सम्मान 2019 से भी सम्मानित की गई हैं। श्रीमती सविता जी ने लघु कथा लौटते कदम पर एक लघु फिल्म का भी निर्माण किया है। मैं अपनी अतिथि श्रीमती सविता जी की जीडी गोयनका स्कूल सेक्टर 10A गुरुग्राम की ओर से चरण वंदन करती हूँ। आइए आरंभ करते हैं हिंदी दिवस की इस संगोष्ठी का। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी मित्र विकसित शुक्ला को कि वह हमें हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों से अवगत कराए। धन्यवाद अनन्या। एकांकी के झरोखे से, नाटक कहानी के भरोसे से, कविता की तान जो बढ़ाती है हिंदी का अभिमान। आइए मित्रों, अब हम हिंदी के अभिमान से हास्य रस को लेते हुए आप सभी के मन को गुदगुदाते हैं। आप जरा दिल खोल के ठहाके लगाइएगा। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। स्कूल की घंटी बजने के बाद स्कूल में पहुंचने का, लेट कमर्स की लाइन में खड़ा होने का मजा ही कुछ और है। प्रार्थना सभा की लाइन में देरी से पहुंचने का और फिर प्रार्थना की जगह लेटेस्ट फिल्मी गाने गाने का मजा ही कुछ और है। हिस्ट्री का केमिस्ट्री की जगह ड्राइंग का, ड्राइंग की जगह मैथ करने का मजा ही कुछ और है। दूसरे का टिफिन सफा चट कर इनोसेंटली रिसेस में उसी के साथ अपना टिफिन शेयर करने का मजा ही कुछ और है। वॉशरूम जाते हुए पूरी गैलरी में घूमने का, फिर कछुए की चाल से आधी क्लास हो जाने पर पहुंचने का मजा ही कुछ और है। अपनी पेन पेंसिल ना लाने का, नोट्स बनाने के लिए पेज दूसरों से मांगने का, सब्जेक्ट की बुक ना लाके क्लास से बाहर निकल जाने का और फिर क्लास के बाहर से दूसरों को चिढ़ाने का मजा ही कुछ और है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, आज अनुभव करती हूँ स्कूल जाने का, मित्रों से मिलने का, टीचर्स से मिलने का, फिर एक बार उसी रंग में डूब जाने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है, आज इस हास्य कविता ने हम सभी को प्रफुल्लित कर दिया है। इसी हिंदी की ज्ञान वर्षा को आगे बढ़ाते हुए आइए जाने कि हिंदी की उत्पत्ति हुई कैसे। विचारशील जनों के मन में ये बात आने लगी कि
देश में एक भाषा और एक लिपि होने की बड़ी जरूरत है। हिंदी की उत्पत्ति फारसी से हुई, जो पूर्ववर्ती भाषाएं थी। हिंदी के हितैषियों को यह जानना जरूरी है कि आप अपनी भाषा को देशव्यापी भाषा कैसे बनाएं। अनेक प्रमाणों से हिंदी ने अपनी योग्यता प्रमाणित करती है। आशा है आप सभी को हिंदी के विषय में कुछ जानने का अवसर मिला, किंतु अभी भी कुछ प्रश्न मेरे लिए जिज्ञासा का विषय बन रहे हैं। इसलिए मैं अपनी अतिथि श्रीमती सविता जी से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे मन की जिज्ञासा को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करें। मेरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, विकास और वर्तमान में हिंदी को अपना स्थान बनाए रखने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। सबसे पहले मैं जीडी गोयनका स्कूल सेक्टर कैनिया गुरुग्राम में जीवन ज्योति मैम, मीनाक्षी शर्मा मैम और सोनजूही मैम और प्यारे बच्चों, मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि मैं आज इस अवसर पर आपके साथ हूँ। ये बहुत विशेष दिन है जो हिंदी दिवस हम सब साथ मिलकर मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस पर आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और सारे बच्चे मेधावी लग रहे हैं और आज मेरे दिल में ये विश्वास हो गया है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज हिंदी दिवस पर जो ये आपने जिज्ञासा प्रकट की है कि आखिर हिंदी इस आधुनिक रूप में आई कैसे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबने कभी ना कभी सुना है कि संस्कृत हिंदी की जननी है, लेकिन ये काम कोई एक दो दिन में नहीं हो गया, ये सदियों के काम हैं। सैकड़ों वर्षों में ऐसा हुआ। सबसे पहले हमारे पास हमारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत में ही हमारे चारों वेदों की रचना हुई है। हमारे एक ऋषि हुए हैं पाणिनि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत के कुछ कठिन नियम बना दिए और उन कठिन नियमों के चलते संस्कृत भाषा जनमानस से, जन सामान्य से दूर हो गई। किसी भी चीज के जब हम नियम बहुत कड़े बना देते हैं तो जन सामान्य उससे दूर हो जाता है। तब एक सरल सहज भाषा निकली जो संस्कृत से ही निकली थी, वो थी पाली। पाली भाषा का काल था जैन और बौद्ध काल। जैन और बौद्ध इन सब के धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होते होते ये पाली भाषा प्राकृत के रूप में प्रकट हुई और प्राकृत से अपभ्रंश भाषाएं पैदा हुई, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश एक विशाल देश है। क्षेत्रवार क्षेत्रीय भाषाओं ने जन्म लिया, जिसमें से हमारी खड़ी बोली, हरियाणवी, पंजाबी, ये सारी भाषाएं थी। यहाँ तक कि नेपाली भी संस्कृत और पाली से निकली हुई ही भाषा है। नेपाली जबकि विदेशी भाषा है, लेकिन नेपाली भी हमारी संस्कृत से निकली हुई है। 13वीं 14वीं शताब्दी में भी हिंदी साहित्य की रचना खड़ी बोली में हुई। जैसे अमीर खुसरो ने लिखा था, एक पहेली है, एक थाल मोती से जड़ा, सबके सर पर औंधा पड़ा। इस पहेली का उत्तर जानते हैं हम सब, आसमान। तो इस तरह की साहित्य की रचना हो गई थी। अब परिवर्तन में हम और आगे बढ़ते हैं। फिर आया भारतेंदु काल। भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। भारतेंदु जी ने हिंदी की हर विधा में काम किया। उन्होंने नाटक लिखे, कहानियां, कविताएं, गीत, यहाँ तक कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने हिंदी का अखबार भी निकाला। इसी का फल ये हुआ कि हिंदी जन जन तक पहुंची। यहाँ तक कि 1881 में बिहार ने सबसे पहले उसे अपने भाषा के रूप में मान्यता दी और उसकी देवनागरी लिपि थी। अब हम और आगे बढ़ें, तब देखते हैं कि स्वतंत्रता की बहुत उत्कट इच्छा हो गई थी लोगों में। अंग्रेजों की गुलामी से जब वो त्रस्त हो गए थे, उस समय एक जनसंपर्क भाषा की आवश्यकता थी जो हिंदी बनी, क्योंकि हिंदी को जानने, समझने और पढ़ने वालों की वो सबसे अधिक संख्या थी। यूं तो क्षेत्रीय भाषाएं उस समय भी थी, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी संपर्क भाषा थी कि आजादी के आंदोलन के समय महात्मा गांधी जहां भी गए, उन्होंने हिंदी में ही जनसंपर्क किया और
उसी समय ये एक आकार लेने लगी थी कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी, क्योंकि अधिकांश लोग इसे समझते हैं। अब जो हम आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी हम खड़ी बोली पर आते हैं कि खड़ी बोली जो हमारी बोली जाती थी ये सिंध प्रदेश में बोली जाती थी। सिंध से हिंदी शब्द निकला और ये खड़ी बोली हमारी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में भी बोली जाने लगी। तब एक कई भाषाएं इसमें समा हुई थी और ये आधुनिक हिंदी का रूप लिया। अब हम इसको अगर एक लाइन में समझना चाहें, एक वाक्य में, तो पहले लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली हिंदी और फिर हमारी आधुनिक हिंदी। हिंदी के विकास को हमने समझा और जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के समय पहले से ही ये सबके मन में था कि हिंदी ही जनसंपर्क भाषा है, तो हिंदी को ही उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। तो हिंदी को इसका उचित स्थान दिया गया। संविधान सभा ने 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान में स्थान मिला 343वीं अनुसूची में और देवनागरी लिपि को लिपि घोषित किया गया। इसकी हिंदी का ये इतिहास है जो कि हम सभी को पता है कि जब हम अपनी विरासत को समझते हैं तभी हम, विरासत एक तरह से नींव है, उसी पर हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी की उत्पत्ति को हमें सबको जानना ही है और आप सबने भी इसको समझा होगा जो क्रमवार मैंने बताया अभी। और अब कुछ पंक्तियां। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। हम कहते तो बहुत हैं कि भाई हिंदी को इतना उसका स्थान नहीं मिल रहा, लेकिन आप सोचिए कि बैंक में एक फॉर्म होता है, उसमें दो विकल्प होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, तो कितने लोग हिंदी में फॉर्म भरते हैं? जब हम खुद हिंदी को अपनाएंगे तभी हिंदी आगे बढ़ेगी। तो हमें खुद भी अपनाना है, खुद भी इस दिशा में काम करना है। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारे देश का गौरव है और हमेशा रहेगी और देश की पहचान है। जन जन को जो मिलाती है वो हिंदी कहलाती है। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सविता मैम। आइए अब हम अपनी इस हिंदी की रोचक यात्रा को शक्ति बिंदु प्रदर्शन के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। शक्ति बिंदु प्रदर्शन ये क्या है? शक्ति बिंदु प्रदर्शन है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आइए देखें। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी अपने आप में पूर्ण रूप से एक समर्थ और सक्षम भाषा है। सबसे बड़ी बात, यह भाषा जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली भी जाती है। हिंदी के बारे में दिलचस्प बातें। हिंदी को अपना नाम एक पर्शियन शब्द हिंदू से मिला, जिसका मतलब है पवित्र नदी की भूमि। सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान ही नहीं, इनके अलावा मॉरिशस, फिजी, गुआना, त्रिनिदाद, टोबागो और नेपाल में भी हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्या आपको पता है मित्रों, हिंदी भाषा के शब्दों को टाइप करने वाला पहला टाइपराइटर बाजार में 1930 के दशक में ही आ गया था। हिंदी वैसी 7 भाषाओं में से है जिसका उपयोग वेब एड्रेस बनाने के लिए किया जा सकता है। अंग्रेजी की रोमन लिपि जहां कुल 26 वर्ण हैं, वहीं हिंदी की देवनागरी लिपि में उससे दुगने 52 वर्ण हैं।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया शक्ति बिंदु प्रदर्शन दिखाया आपने, धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि कौन बनेगा करोड़पति में। श्री अमिताभ बच्चन जी आपसे प्रश्न पूछते हैं कि अंग्रेजी भाषा के ऐसे कौन से शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। 30 सेकंड में बताइए। अरे नहीं जानते ना, हार मान गए ना। चलिए बच्चन जी आपको इसके लिए संकेत भी देते हैं। इसका प्रयोग हम घर पर प्रतिदिन बाहर आने जाने के लिए करते हैं। जी डोर, जी हाँ डोर, सही जवाब, तालियां। डोर पर अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में द्वार। सही समझा मित्रों। आज अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा में कुछ इस प्रकार समा चुकी है कि प्रतिदिन में प्रयोग होने वाले शब्द भी विलीन होते जा रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों की ओर ले जाऊंगा जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और उनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा में किया जाता है। 3 इंग्लिश में 3, जंगल इंग्लिश में जंगल, मनु इंग्लिश में मैन, कफ इंग्लिश में कफ, बंगला इंग्लिश में बंगलो, बांधना इंग्लिश में बंडाना, ठग इंग्लिश में ठग, घास इंग्लिश में ग्रास। शब्द उच्चारण देखा मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नई नई आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा को नए नए शब्दों की आवश्यकता होती है। इन नए शब्दों की या तो रचना की जाती है या फिर अन्य भाषाओं से ले लिया जाता है। यह व्यवस्था सभी प्राय आधुनिक प्राकृतिक भाषाओं की है। वह वस्तुतः हिंदी मुख्यतः संस्कृत एवं फारसी पर निर्भर रही है। धन्यवाद मित्र, क्या बढ़िया शब्दों का ज्ञान आपने हमें बताया। तभी तो हिंदी का महत्व हमें समझ में आया। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी देश महान है। निज भाषा के लिए अपना सब कुछ बलिदान है। क्यों है हिंदी महत्वपूर्ण, आइए जानते हैं। हिंदी का सबसे बड़ा महत्व है कि इस भाषा में त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसी बोली जाती है वैसी ही सोची और समझी जाती है। हिंदी हमारे देश की उन्नति का मार्ग है। हिंदी ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए पूरे देश को एकता के बंधन में बांध के रखा है। इसीलिए मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ आया, क्यों ना समझे हम हिंदी का मान। आइए जानते हैं माननीय सविता जी से। मैं जानना चाहती हूँ कि जब निज भाषा की उन्नति संभव नहीं है तो मातृभाषा अपना वर्चस्व क्यों खोती जा रही है। बहुत बहुत आभार और बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत ही अच्छा है कि हम अपनी भाषा के महत्व को जानें। और ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा का महत्व कुछ कम हो रहा है। दिनों दिन जो बोलने वाले, पढ़ने वाले, इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि हिंदी का महत्व भी बढ़ रहा है। पहले हमने उत्पत्ति के बारे में जाना, अब हम इसके महत्व के बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो मैं बताऊंगी कि कोई पूछे कैसी है, कोई पूछे कैसी है, हिंदी मेरी माँ जैसी है। हिंदी मेरी माँ जैसी है। जो स्थान एक बच्चे के लिए माँ का है, वही स्थान हमारी मातृभाषा का है। जैसा कि भारतेंदु जी ने, जो हिंदी के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति अहे, हर उन्नति को मूल। हर एक उन्नति का मूल हमारी मातृभाषा ही है। कोई भी हम अपनी पढ़ाई है, कुछ भी काम हम सीखते हैं, जो हम मातृभाषा में सीखते हैं वो हम जल्दी सीखते हैं। विदेशी भाषा में पहले हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उसके भावों तक, तब हम उसको सीख पाएंगे, तब हम अपने को बता पाएंगे कि हमने क्या सीखा है। और जिस तरह से हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सभी राष्ट्रीय चिन्हों का आदर करे, उसी तरह से यह भी एक हमारा विशेष कर्तव्य है कि हम अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा का भी आदर करें। और राष्ट्रभाषा तो हमारी राष्ट्रीयता का मुख्य अंग है। हिंदी सारे भारत को एक सूत्र में पिरोती है।
या हम यूं कहें कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने और समझने वाले हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए यह संपर्क भाषा बन पाई, क्योंकि अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। जन जन की भाषा हिंदी, भारत की आशा हिंदी। जन जन की भाषा हिंदी, भारत की आशा हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा हिंदी। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय हिंदी ने देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता उस समय हिंदी भाषी ही थी। हिंदी सब अच्छी तरह से बोल और समझ रहे थे। आजादी के आंदोलन की संपर्क भाषा उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हिंदी ही थी। इसलिए हिंदी का आजादी के समय में भी एक अलग महत्व रहा कि अब हम, जिसने हमें आजादी में इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब हमारी बारी थी कि हम हिंदी को उसका दर्जा दें। तब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजकाज की भाषा बनाते हुए राजभाषा का दर्जा दिया और इसकी देवनागरी लिपि मान्य हुई। हिंदी सबसे ज्यादा जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा है और हमारी लोक संपर्क भाषा भी हिंदी है। और एक तो हम सब जानते हैं कि हिंदी फिल्मों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी को प्रचार प्रसार में हिंदी फिल्मों से भी बहुतों ने हिंदी सीखी है। और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी 100 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी बोली, पढ़ी, समझी, पढ़ाई जाती है। और 20 अधिक देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, 30 से अधिक देशों में, और 100 से अधिक विश्वविद्यालय, जिसमें से कि 20 विश्वविद्यालय अकेले अमेरिका में ही हैं, जहां हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। अब हमें ऐसा लगता है अपने देश में भी कि अंग्रेजी का यहाँ वर्चस्व होता जा रहा है। ये ठीक बात नहीं है, ये एक तरह का भ्रम है। हमारे 3% लोग ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते, समझते और अंग्रेजी भाषा पर जिनका अधिकार है। बाकी जनसंपर्क भाषा हिंदी ही है। आप कहीं भी देख लीजिए, जनसंपर्क का काम जब भी होगा वो हिंदी में ही होगा, चाहे वो कोई चुनावी सभा है या हमारे किसी से भी हम संपर्क करते हैं तो हिंदी ही बोलते हैं, अंग्रेजी में कोई बात नहीं करता। और हिंदी क्यों है इतनी खास कि वो संपर्क भाषा का काम भी करती है, वो देश और विदेशों में पढ़ाई भी जाती है, क्योंकि ये सहज और सरल भाषा है। हिंदी को हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, जो लिखा है वो ही हम पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेजी में सी को एक च, मतलब एक क भी बोल रहे हैं और च की भी साउंड है, लेकिन यहाँ क और च दो अलग अलग वर्ण है। हिंदी की वर्णमाला, हिंदी का शब्दकोश बहुत समृद्ध है, स्वर और व्यंजन इसमें अलग अलग हैं। और हमारी हिंदी भाषा इतनी लचीली भी है कि वो सबको अपने अंदर समाहित करते हुए चलती है। वो अपने में इतना रूढ़िवादी नहीं है कि वो किसी को अपने साथ नहीं लेके चलती। हिंदी सबको लेके चलती है। आज दुनिया में हम कहें कि महत्व किस तरह बढ़ता चला जा रहा है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे नंबर पर है। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे हिंदी ने विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, कि सभी लोग उत्सुक हैं। और सोशल मीडिया का जोर है आजकल। अभी भी आपने बताया था कि सोशल मीडिया में 7 भाषाओं में से एक हिंदी भी है, और ये है विकल्प के रूप में जो भी हम ऐप बनाते हैं अधिकांश में हिंदी भी होती है। तो ये हिंदी भाषा के महत्व और लोकप्रियता का ही प्रमाण है। एक हम देखते हैं कि यदि हमें हिंदी आती है तो पर्यटन के लिए तो आप लोग कभी भी निकलते ही होंगे, तो एक बार को ऐसा आपको मिल जाएगा दूर दराज गाँवों में कि अंग्रेजी न समझे लेकिन हिंदी जानने वाले मिल जाते हैं। अंडमान निकोबार अभी हम गए थे तो वहाँ सब लोग बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे। पूछा तो उन्होंने कहा हमारी भाषा तो हिंदी ही है। तो मतलब हिंदी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि देश के हर कोने में, दूर दराज में भी हिंदी मान्य है। अब मातृभाषा तो अपने में महत्वपूर्ण है ही, माँ की तरह। और अब आप सब लोग जान ही गए होंगे
कि हमारी हिंदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि आप भी अपने कार्य व्यवहार में हिंदी अपनाएं और हिंदी के महत्व को बढ़ाएं। बने कार्य व्यवहार की हिंदी भाषा आज, तब तक इसके शीर्ष पर होगा गौरव ताज। बने कार्य व्यवहार की हिंदी भाषा आज, तब तक इसके शीर्ष पर होगा गौरव ताज। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक राजभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा स्वर व्यंजन अमित पहचान है, हिंदी हमारा स्वर व्यंजन अमित पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। सरस्वती माँ का ये वरदान है हमारे लिए, हमारी हिंदी भाषा। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सविता जी। बचपन कितना प्यारा था, नाना का चौबारा था, नानी का भंडारा था, रात को छत के ऊपर कहानी का गुब्बारा था। जी हाँ मित्रों, कहानी तो बचपन से बुढ़ापे तक याद रहे कहानी, जो जीवन को कैसे जिया जाए बताइए। तो आइए सुनते हैं अपनी अतिथि माननीय श्री रीना पंत जी से। तो कहानी सुनेंगे। कहानी सुनना बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे कहानी सुनाना बहुत पसंद है। सबसे पहले मैं जीडी गोयनका स्कूल सेक्टर 10 गुरुग्राम के सभी पूरे स्टाफ के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम का हिस्सा मुझे बनाया उन्होंने। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आदरणीय सविता जी, आपने बहुत समृद्ध किया हमें। आज हम सभी को, मुझे और आपको, हम सभी को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। कहानी कहना या कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको दो कहानियां सुनाने वाली हूँ आज। एक कहानी मेरी है प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कहानी के बारे में बताऊंगी। प्रेमचंद को हम साहित्य सम्राट कहते हैं। साहित्य सम्राट इसलिए कहा है उनको कि उनकी बहुत सी कहानियां, उन्होंने कहानी में एक नया आंदोलन शुरू किया। प्रेमचंद से पहले ज़्यादातर परियों की कहानी, जानवरों की कहानी होती थी। प्रेमचंद ने कहानियां लिखकर आम लोगों की कहानियां एक तो कही, उसके बाद उन्होंने लोगों को कहानियों से जोड़ा। जिस तरह से सविता जी ने बताया कि न्यूज़पेपर्स ने, अखबारों ने लोगों को हिंदी को अखबारों के द्वारा जोड़ा गया, उसी प्रकार प्रेमचंद की कहानी अभी माना जाता है कि उन्होंने हिंदी को लोगों तक पहुंचाया। यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रेमचंद की कहानियाँ घर घर में होनी चाहिए। घर घर के प्रत्येक बच्चे और बड़े सभी को प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़नी चाहिए। तो मैं आप लोगों की कहानी शुरू करती हूँ। मेरी पहली कहानी है प्रेमचंद की कहानी देवी, और दूसरी कहानी में एक डॉक्टर की आत्मकथा सुनाऊंगी। तो शुरू करें, चलिए। कहानी देवी, लेखक प्रेमचंद। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ रहे थे। फकीर की आवाज, जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज दिया है? यह क्या रहस्य है? उसके जानने के कुतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों में दबाकर मुझे दिखाया।
और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज है? मैंने देखा, 10 रुपये का नोट था। बोला, 10 रुपये का नोट है, कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने कुछ ना कहा, उस औरत की तरफ दौड़ा जो उस अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों से होती हुई टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक ना समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा थी। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी देवी, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। औरत बाहर निकल आई। गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, देवी, रात आपने फकीर को? देवी ने बात काटते हुए कहा, अच्छा क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया, मेरे किस काम का? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। धन्यवाद। मेरी दूसरी कहानी है डॉक्टर की आत्मकथा। आज मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हूं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हमें ऐसा फैसला लेना पड़ता है जिसका हमारे आने वाली जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। ऐसा ही एक समय मेरी जिंदगी में 10वीं कक्षा के बाद आया, जब मुझे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से किस श्रेणी में दाखिला लेना है, यह सवाल परेशान कर रहा था। उस कठिन समय में जब मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा था, मैंने एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी दूरदर्शन पर देखी थी, जिससे मुझे अपनी जिंदगी का अहम फैसला लेने का हौसला मिला। उसी कहानी को आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे आपको भी प्रेरणा मिल सके और दुविधा की परिस्थिति में आपको आत्मविश्वास मिले। एक बार एक बालक ने अपनी माँ को पेंसिल से लिखते हुए कुछ देखा। बच्चा हैरान रह गया। सोचने लगा कि जब मैं छोटा होकर भी पेंसिल लिखने की जिद करता हूँ, तो माँ बड़ी होकर बच्चों की तरह पेंसिल से क्यों लिख रही है? वह माँ से बोला, माँ आप पेंसिल से क्यों लिख रही हैं? माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, मुझे पेंसिल से लिखना पसंद है, इसमें कई गुण हैं। बालक अपनी माँ की बात को समझ नहीं पाया। छोटी सी पेंसिल, भला उसमें लिखने के अलावा क्या गुण हो सकते हैं? माँ को अपने बेटे की परेशानी समझ में आ गई। माँ ने अपने बेटे से कहा, यह पेंसिल भले ही बहुत छोटी दिखती हो, पर लिखने के अलावा यह पेंसिल हमें अपने जीवन से जुड़े कई अहम सीख देती है। इसके प्रमुख गुण अगर तुम अपना लो तो इस संसार में शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक रह सकोगे। पहला गुण, आत्मविश्वास। पेंसिल में अधिक महत्व बाहरी लकड़ी का नहीं है, अंदर के ग्रेफाइट का है। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी के बाहरी रूप से ज्यादा महत्व अपने अंदर के विचारों को देना चाहिए। हमारा बाहरी स्वरूप भले ही कैसा भी हो, चाहे कुदरत ने हमें कितना ही आकर्षक बनाया हो या ना बनाया हो, हमें इन बाहरी बातों से परेशान होने की जगह अपने विचारों को सुंदर एवं सकारात्मक रखना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा गुण, निशान छोड़े। पेंसिल हमेशा अपने निशान छोड़ जाती है। हमें भी अपने जीवन में ऐसे अच्छे काम करते रहने चाहिए जिससे कि औरों को सहायता मिल सके और इन्हीं अच्छे कामों से हमारी पहचान हो सके। तीसरा गुण, गलती सुधारे। अगर पेंसिल से कुछ गलती हो जाती है तो हम उसे रबड़ से मिटाकर ठीक कर देते हैं। जीवन में हर किसी के कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। गलती करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है अपनी गलती को ना मानना और उसे ठीक करने से कतराना। हमें जीवन में हमेशा अपनी गलती को नम्रता से स्वीकार करना चाहिए
और उसे ठीक करने का प्रयास भी करना चाहिए। चौथा गुण, गुणों को बढ़ाए। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो समय समय पर अच्छी लिखावट के लिए हमें रुककर उसकी धार को शार्पनर से पैना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह जीवन में भी सफलता पाने के लिए समय समय पर हमें अपने ज्ञान और कौशल्य को पैना करना पड़ता है। चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, उसे भी समय के हिसाब से नई दवाई या नई चिकित्सा उपकरणों के बारे में एक विद्यार्थी की तरह सीखना पड़ता है। जीवन में हमें हमेशा एक अच्छे विद्यार्थी की तरह नई बातों को आत्मसात करना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जब से मैंने अपने जीवन में पेंसिल की इस छोटी सी कहानी से के बड़े संदेश को अपना लिया है, मेरी जिंदगी ने एक नई राह पकड़ ली है। मैंने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है, पढ़ाई के अपने गलत तरीके में सुधार किया, अपनी लिखावट और एकाग्रता जैसे गुणों को बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने साइंस और मैथ्स जैसे विषयों से डर लगता था जिनसे मैंने उन्हें ले लिया। मैंने जोखिम उठाया और 10वीं कक्षा के बाद साइंस में दाखिला लिया। हर किसी को उम्मीद थी कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। परिवार वालों को लगता था कि मैंने साइंस लेकर बड़ी गलती कर दी है। मैं जानता था कि असफल व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह कभी किसी गलत काम को करने की गलती करने से डरता है। मैंने साइंस की चुनौती को खुद को सिद्ध करने का अवसर माना। आज जब मैं अच्छे अंक पास होकर डॉक्टर बन गया हूँ तो सब मेरे उस फैसले की तारीफ करते हैं। एक अत्यंत सफल व्यक्ति ने अपनी मेज के सामने यह वाक्य लटका रखा है, सबसे कठिन कार्य सबसे पहले करना चाहिए। यह आदत लाभदायक है क्योंकि इससे आवश्यक कार्य टाले नहीं जा सकते। तो ये थी मेरी दूसरी कहानी, डॉक्टर की आत्मकथा। महोदया, कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए कि स्वयं गरीब रहते भी उस स्त्री ने 10 रुपए का नोट फकीर को क्यों दिया? ये प्रेमचंद की लेखनी का कमाल है। प्रेमचंद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसीलिए उन्हें साहित्य सम्राट कहा गया। आप प्रेमचंद के किसी भी किरदार को ले लेंगे, चाहे आप ईदगाह का हामिद ले लीजिए, परीक्षा के पंडित जानकी प्रसाद ले लीजिए, या कोई भी किरदार ले लीजिए गबन के, उनके किरदार गरीब जरूर होते थे लेकिन लालची कभी नहीं होते थे। उनसे संदेश हमें ये मिलता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ ईश्वर ने हमें नवाजी है, जो चीज़ हमें मिली है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमसे करीब भी कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता है, तो वो भी तो अपनी ज़िंदगी निकालते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर ने अंग दिए हैं, हम परिश्रम करने लायक हमें वो सब चीज़ें दी है जिससे हम परिश्रम कर सकते हैं। 2 सुंदर आंखें हैं हमारे पास, कान है, मुंह है, हाथ हैं और पैर हैं। उसके अलावा फिर क्या चाहिए। परिश्रम करें और अपने जीवन को सुंदरता से जिएं, और यही प्रेमचंद की कहानियां भी हमसे कहती हैं। धन्यवाद रीना बंची। मित्रों, जब कोई अपना जीवन दूसरों के जीवन को संवारने में लगा दे, अपने लक्ष्य सर्व मंगल मांगल्य बना लेता है, तो उनका साथ नहीं सानिध्य बन जाता है। उनकी संगत नहीं सत्संग बन जाती है। ऐसे ही उत्कृष्ट सेवा भाव रखने वाली, समाज के हित हेतु सदा तत्पर रहने वाली हमारी आज की अतिथि श्रीमती रीना पंत जी हमारे मध्य विराजमान है। उनके दिव्य उद्गार सुनने का लोभ हम सब संवरण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। बहुत आभार बच्चों। हालांकि मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई काम कर रही हूँ। हमने समाज से अपने जीवन में बहुत कुछ लिया है, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो एक समय के बाद लौटाना हमारा भी कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य का मैं निर्वाह कर रही हूँ। एक छोटा सा मुहावरा है, नेकी कर कुएं में डाल, और मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए, हमें किसी अपेक्षा से कोई काम नहीं करना चाहिए, और मैं भी ऐसा ही मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि समाज में कुछ काम करने के सिर्फ मैं माध्यम हूँ। मेरे साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं। जिस तरह से बुरे काम
जो हैं वो संक्रमित होते हैं। अगर आप आजकल के उदाहरण ले लें तो कोरोना संक्रमित होता है, एक से दूसरे को लग रहा है। वैसे ही अगर अच्छे काम करते हैं तो बड़े सकारात्मक रूप से वो संक्रमित होते हैं, वो एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। तो जब हम काम करने की कोई हम ठानते हैं कि मैं चुनाव करती हूँ कि अब हमें ये काम करना है, जैसे दूर दराज के उन बच्चों तक स्टेशनरी पहुंचाना एक हमारा काम है। और उन बच्चों को स्टेशनरी इसलिए क्योंकि वहाँ पर पढ़ने की कोई सुविधाएं नहीं, वो बहुत गरीब बच्चे हैं, उनके माता पिता उनको कोई अच्छे स्कूल नहीं है, वो मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो स्टेशनरी तो बहुत दूर की बात है, अच्छे शिक्षक नहीं है। तो कुछ हमारे मित्र हम लोग जुड़े और हम लोगों ने ये तय किया कि वहाँ तक हम मुंबई से बहुत सी स्टेशनरी भिजवाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे साथ के जितने बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी ये सब काम करते हैं। वो जब साल उनका सत्र खत्म हो जाता है तो वो अपने नोटबुक के पेजेस निकाल के मुझे देते हैं, जिससे हम एक नई नोटबुक बनाते हैं। आज मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे अगर आप देखेंगे बहुत सुंदर सी खुद चित्रकारी करते हैं, उसका कवर पेज खुद बनाते हैं और उसके बाद वो नोटबुक्स हम उन बच्चों तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही जो मेरे आसपास के लोग हैं वो सहायता करते हैं और हम लोग वो चीज़ दूर दराज के अभी तक हमने कुछ कुल 25,000 किताबें हम बांट चुके हैं। इतनी ही स्टेशनरी, इतनी ज़्यादा स्टेशनरी तो नहीं पर काफ़ी स्टेशनरी, लेकिन किताबों का मेरे पास आंकड़ा है कि 25,000 किताबें भारत के कोने कोने, झारखंड जिसमें है, मुंबई में हमने 3 लाइब्रेरी बनवाई हैं ऐसे स्कूल्स ने जहाँ पर किताबें मुहैया नहीं करवाई जा सकती, तो वहाँ 3 लाइब्रेरी हम लोगों ने बनवाई है। हम स्कूल में जाकर पेंटिंग करते हैं, उनकी दीवारों को पेंटिंग से सजाते हैं। इस काम में मेरे साथी और भी बच्चे भी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि हमने इस बार, हम हर साल बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में पेड़ लगाते हैं, जिससे कि पेड़ को ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े देख रेख करने की और वो खुद से अपना जड़ें पकड़ने ज़मीन को। तो हमने पिछली बार 1500 लगाए थे और इस बार हमने 3000 पेड़, छोटे बड़े पेड़ मिलकर लगाए हैं। और आश्चर्य होगा कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चे इस मुकाम में हमारी सहायता करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं, छोटे छोटे पेड़ लाते हैं और उन पेड़ों को लगाते हैं। ये सब बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि जब हम कहते हैं ये मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं अकेली ये काम करती हूँ, लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, तो कोई भी ये ना समझे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसी उद्देश्य से मैं कोई अपने काम की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करने के उद्देश्य से नहीं बता रही हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि हम अगर ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और, क्योंकि आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम मिले हैं, बच्चों हम कथा समय का, जैसा कि आपने पहले भी जब मेरा परिचय दिया उस समय आपने जिक्र किया कि कहानियाँ हम लोग बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो हमारा उद्देश्य हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषाएं जो समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला, आजकल हम क्योंकि इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इंग्लिश से हमारा कोई बैड नहीं है, इंग्लिश बहुत सुंदर भाषा है, लेकिन पहले हम ये मानते हैं कि हमें अपनी भाषा सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग कथा समय, कहानियों के जरिए इन बच्चों तक क्षेत्रीय भाषाएं और हिंदी को सिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग आने वाले हमारे नागरिक हैं और आपको अपनी संस्कृति को हमको देने का, आपको ये जिम्मेदारी देने का एक हम माध्यम है। तो ये काम भी हम कर रहे हैं मुंबई में। जी धन्यवाद। जीने का कोई लक्ष्य हो, कुछ राह मिले कुछ चाह मिले, श्रीमती सविता जी अगर कुछ कह दें तो हम भटकों को राह मिले। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सविता जी को कि वह अपने आशीर्वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। जी बच्चों, आज जीडी गोयनका स्कूल के सभी गुरुजनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। और बच्चे तो बहुत प्यारे हैं ही, उन्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमेशा याद रखिए, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आगे बढ़ें, पूरे मन से प्रयास करें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उस बीच में अपने पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, आप सभी के संपर्क में रहें और कुछ भी बात अपने मन में न रखें। कोई भी निराशाजनक विचार आए तो आप कह दें, उसको मन में न रखें, क्योंकि बीज होता है तो वृक्ष भी बनता है। तो वो अच्छा है कि कभी अगर जीवन में असफल हो तो उस असफलता को लेके मत बैठे रहिए, दूसरा दरवाजा जरूर खुलेगा। ईश्वर एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं।
वो कभी हमें अंधेरे में नहीं छोड़ते, ये हमेशा ध्यान रखिए। और सबसे बढ़ के हमारे गुरुजन जो हमारे शिक्षक हैं वो तो हैं ही, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, आशीर्वाद भी है। और उनका दिशा निर्देश या जो भी वो आपको बताएंगे वो आपको जीवन में बहुत बहुत लाभदायी होगा। और फिर से मेरा यही आप सबको ये बहुत 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 आशीर्वाद और प्यार है कि आप जीवन में बहुत पढ़ें, आगे बढ़ें और सफल हों और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय आगंतुकों और मेरे प्रिय टीम के सदस्यों, इस अवसर पर धन्यवाद केवल एक मात्र शब्द है जो औपचारिकता हेतु हमें निभाना है, और मैं स्वयं को अति सम्मानित मान रही हूँ कि यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं जीडी गोयनका विद्यालय की ओर से, अपने अध्यापक गणों एवं स्वयं की ओर से हमारे अतिथि गणों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें उनकी उपस्थिति के साथ आशीष दिया। हमें इस संगोष्ठी से बहुत से नए विचार सीखने को मिले, जिन्हें हम भविष्य में अपने पाठ्यक्रम के समय प्रयोग में ला सकते हैं। अंत में पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं, हिंदी हमारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, रस खान जिसके चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे, सुर नित मैया रे मैया पुकारे, महिमा बखाने जिसके सारे जहां। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं, हिंदी हमारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। धन्यवाद।